नमस्कार बच्चों, आज की इस कक्षा में हम कन्यादान कविता के प्रश्न अभ्यास यानी एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे और उसी के साथ काव्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर करेंगे। आपकी परीक्षा में काव्यांश पर आधारित दो अंकों के 3 प्रश्न आएंगे, तो उसी को देखते हुए हम आज काव्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर भी करेंगे और प्रश्न अभ्यास भी करेंगे। ये काव्यांश 1 है, आप लोगों ने कविता में पढ़ा था। अब इसके प्रश्न कौन से हैं देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने अंतिम पूंजी किसे कहा है और क्यों। तो अगर हम इस काव्यांश में देखते हैं तो देखिए लिखा हुआ है, हमें अभ्यास करना है काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसमें से प्रश्न उत्तर निकालने का। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो उसका आपको संकेत मिल जाएगा, लेकिन उसका जो उत्तर होगा वो आपकी समझ पर आधारित होगा। जो आपने व्याख्या की है उसको याद करोगे तब आप उसका उत्तर दे पाओगे। तो प्रश्न क्या था कि कवि ने अंतिम पूंजी किसे कहा है और क्यों। अंतिम पूंजी, कवि ने अंतिम पूंजी बेटी को कहा है, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर ये कवि की बातें हैं। कवि कह रहा है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख। माँ नहीं कह रही है कि बेटी मेरी अंतिम पूंजी है। कवि ने महसूस किया है, उसके चेहरे के भाव को देखा है और उसके भाव से कवि ने ऐसा अंदाज़ा लगाया है कि जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। तो प्रश्न क्या बनाया है, कवि ने अंतिम पूंजी किसे कहा है और क्यों। कवि ने अंतिम पूंजी बेटी को कहा है क्योंकि बेटी माँ की हर सुख दुख की साथी होती है। माँ अपने सारे सुख दुख बेटी के साथ बांटती है। माँ को लगता है कि जब बेटी विवाह करने के पश्चात अपने घर चली जाएगी तो उसका दुख सुख में साथ देने वाला कोई नहीं बचेगा। तो बेटी के साथ अत्यधिक लगाव के कारण, सुख दुख की साथी होने के कारण माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लगती है और इसीलिए कवि ने बेटी को अंतिम पूंजी कहा है। अगला प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अब देखिए लास्ट की अंतिम 2 पंक्तियों में ये बात लिख रखी है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों में कवि ने लड़की की तुलना एक ऐसी पाठिका से की है जिसको वैवाहिक जीवन की समझ कम है। वैवाहिक जीवन की समझ कम है, उसे वैवाहिक जीवन में आने वाले समस्याओं का पूरा आभास नहीं है। तो यहाँ पर पाठिका किसको कहा है, लड़की को नहीं। धुंधले प्रकाश की पंक्ति का आशय स्पष्ट किया है कि कवि ने इसमें लड़की की तुलना एक ऐसी पाठिका से की है जिसको कविता का कम ज्ञान होता है। उसी प्रकार लड़की को वैवाहिक जीवन की समझ कम है, उसे वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं का आभास नहीं है। अगला प्रश्न है, कवि ने पाठिका किसे कहा है और वह कैसी है। अब देखिए इसी में कवि ने पाठिका लड़की को कहा है और वह भोली है, सरल है, समझदार नहीं है, उसे वैवाहिक जीवन का कम ज्ञान है। वैवाहिक जीवन के संबंध में उसे कुछ औपचारिक बातों का ही पता है या मुख्य बातें वैवाहिक जीवन में क्या होती है कि लड़की अपना घर छोड़कर ससुराल जाती है और वहाँ पर वह बड़ों की सेवा करती है, आदर सम्मान के भाव के साथ वहाँ पर रहती है, लेकिन वैवाहिक जीवन में वास्तव में जो समस्याएं आती हैं उसका उस लड़की को ज्ञान नहीं है।
अगला प्रश्न देखिए, काव्यांश के आधार पर लड़की की जो छवि आपके मस्तिष्क में बनती है उसे शब्दबद्ध कीजिए। देखो बच्चों, छवि मतलब जैसा हम उसका चित्र हमारे दिमाग में बनेगा। लिखा था ना कवि ने, भोली है, सरल है, सयानी है, धुंधले प्रकाश की पाठिका है, तुकोबंद का ज्ञान नहीं है। तो इसका मतलब, और शब्दबद्ध करने का मतलब होता है, शब्दबद्ध करने का मतलब बस लिखना, शब्दों में लिखना। ठीक है, तो प्रश्न क्या था, लड़की की छवि। तो लड़की की छवि, कविता को पढ़ने के बाद लड़की की जो छवि हमारे मस्तिष्क में बनती है उसके अनुसार लड़की समझदार नहीं है। लड़की क्या है, सयानी नहीं थी, यानी समझदार नहीं है, भोली है, सरल है, नादान है और कम उम्र की है। बस ये बनता है। उसे सुखों का तो आभास है, सुखों का उसे पता है, लेकिन उसे दुखों का अनुमान नहीं है। दुख के बारे में उसे कोई भी अनुमान नहीं है। और आगे अगर और लिखना चाहें तो उसे वैवाहिक जीवन की समझ भी कम है। तो ये क्या है, लड़की की छवि कैसी है, समझदार नहीं है, नादान है, कम उम्र की है, भोली है, सरल है, सुखों का उसे पता है, दुखों का उसे कोई भी अनुमान नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि ने किसके दुख को है बच्चों, ये कवि ने किसके दुख को प्रामाणिक बताया है और क्यों। अब कितना प्रामाणिक था उसका दुख, तो कवि ने माँ के दुख को प्रामाणिक बताया है, क्योंकि कोई भी माँ हो अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित रहती है और वह उससे अत्यधिक प्रेम करती है। तो उससे बिछड़ते वक्त उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसलिए यह दुख जातवाद क्या था, प्रामाणिक था। प्रामाणिक अर्थ क्या बताया था मैंने आपको, सही, जो प्रूव हो चुका है, साबित हो चुका है, प्रामाणिक, जिसका प्रमाण मिल चुका है। तो क्या था कि कवि ने माँ के दुख को प्रामाणिक बताया है, क्योंकि प्रत्येक माँ अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित होती है और वह अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और उसकी विरह को, उसके अलग होने को वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुख बाँचने से कवि का क्या आशय है। दुख बाँचना नहीं आता था, दुख बाँचने से कवि का क्या आशय है। दुख बाँचना मतलब लड़की को दुखों का अनुमान नहीं था, उसे दुखों की समझ नहीं थी। वैसे तो बाँचना होता है पढ़ना, तो हम जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो पढ़ने का मतलब समझना ही होता है ना। जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो पढ़ने का मतलब क्या है, उसको समझ गए। आपने एक शब्द पढ़ा गाय, तो आपके दिमाग में गाय की समझ आ गई कि एक पशु होता है। तो दुख बाँचने का मतलब दुख पढ़ना, यानी दुखों की समझ। उसे सुखों का तो आभास था, लेकिन दुख बाँचना, लड़की को दुखों की समझ नहीं थी, उसे दुखों का कोई भी अनुमान नहीं था, क्योंकि उसने अपने माता पिता के घर में सुख ही सुख देखे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, लड़की का विवाह करते समय दान शब्द का प्रयोग करना कहाँ तक उचित है। अब यहाँ था ना, लड़की को दान में देते वक्त, ये परंपरा हमें पता है, आपको ही पता है, कन्यादान। जब शादी होती है, विवाह होती है, तो उसमें एक रस्म होती है कन्यादान करना, स्पेशल रस्म होती है। लड़की के हाथ पीले किए जाते हैं, वो हाथ पीला करना ही वहीं से आया है। तो जब वो हाथ पीले करते फिर कहते हैं कन्यादान के लिए लड़की के माँ बाप को बुलाओ, कन्यादान कौन करेगा। अगर आप लोगों ने लड़की का विवाह देखा है तो ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं। तो लड़की के साथ दान शब्द का प्रयोग करना कहाँ तक उचित है, ये आपकी अपनी राय हो सकती है कि ये भारतीय संस्कृति में यह प्राचीन काल से चला आ रहा है, और आपके अपने विचार हो सकते हैं, क्योंकि दान जब देते हैं तो दान में समर्पण का और त्याग का भाव होता है, क्योंकि दान वास्तव में कोई वस्तु की जाती है, ठीक है, और लड़की कोई वस्तु नहीं है। तो मेरे विचार से तो देखा जाए तो लड़की के साथ, कन्या के साथ दान शब्द लगाना क्या है, ये उचित नहीं है। लेकिन कन्यादान को एक रस्म का नाम दिया है, जिसमें एक बहुत ही अच्छी अनुभूति का एहसास होता है, गर्व का एहसास होता है। अगर सामने वाला दहेज ना मांगे और सामने वाला लड़की को आदर सम्मान के साथ लेकर जाए, उसे ससुराल में सारे सुख मिले,
तो कन्यादान जो शब्द है वो बहुत ही सुखद अनुभूति का एहसास करवाता है। अगर हम रस्म देखें तो, क्योंकि वो सारी रस्में होती हैं, अगर कन्या के साथ से दान शब्द हटा दें तो विवाह से वो रस्म तो नहीं हटाई जाएगी ना, विवाह में रस्म तो रहेगी। लेकिन अगर देखा जाए एक दृष्टि से कन्या के साथ दान शब्द लगाना उचित भी नहीं है। तो ये आपका अपना विचार है, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, आप जैसा उचित समझे इसका उत्तर दे सकते हैं। काव्यांश की अंतिम 2 पंक्तियों का प्रयोग कवि ने किस संदर्भ में किया है? ये 2 पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना भी आ सकता है। 2 पंक्तियों में से पाठिका वाला प्रश्न निकला था वही बनेगा कि अंतिम 2 पंक्तियों के प्रयोग के माध्यम से कवि लड़की की वैवाहिक जीवन के प्रति समझ को प्रकट करना चाहता है। यहाँ धुंधले प्रकाश का मतलब है कम ज्ञान, और तुकों और लयबद्ध पंक्तियों यानी कविता का मतलब है यहाँ पर वैवाहिक जीवन। धुंधले प्रकाश का अर्थ है कम ज्ञान। जैसे आप लोग कविता पढ़ते हो तो आपको कविता का कम ज्ञान होता है। लयबद्ध पंक्तियों का यानी वैवाहिक जीवन में जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं, जैसे आप कविता पढ़ते हो ना तो आपको ये कविता समझ में आ रही है, भी ये लिख रखा है, लेकिन इसका मूल भाव तो आपको मैं समझा रही हूँ, ठीक है, आपके टीचर समझाएंगे आपको। तो उन्होंने कहा है कि लड़की को वैवाहिक जीवन का कम ज्ञान है और उसे वैवाहिक जीवन की कुछ सामान्य बातों का पता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं का उसे ज्ञान नहीं है। तो किस संदर्भ में कवि ने इन 2 पंक्तियों का प्रयोग किया है? कवि ने अंतिम 2 पंक्तियों के माध्यम से वैवाहिक जीवन के प्रति लड़की की समझ को, लड़की के ज्ञान को उजागर किया है कि लड़की को वैवाहिक जीवन से संबंधित सामान्य ज्ञान है, सामान्य जानकारी है कि उसे दूसरे घर में जाना है और उसे वहाँ पर अपना बाकी जीवन व्यतीत करना है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं का उसे ज्ञान नहीं है। इसी को कवि प्रकट करना चाहता है। ये काव्यांश 1 पर जितने प्रश्न बन सकते थे बच्चों मैंने आपको बनाकर दिए हैं, और अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गए हैं और आप इनको लिखने में सक्षम हैं तो आपको समझ लीजिए पूरी कविता आ गई। या मैं यूँ कहूँ कि आपने कविता की पहली वाली वीडियो देखी और आपको व्याख्या समझ में आ गई तो आप इन प्रश्नों के उत्तर भी आराम से लिख सकते हैं। बस आपको पहले प्रश्न समझना होता है और प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको उस काव्यांश पर दोबारा जाना होता है। अब काव्यांश नंबर 2 है, इस पर देखते हैं प्रश्न कौन से हैं। माँ ने अपनी बेटी को अपनी सुंदरता पर रीझने से मना क्यों किया? अब देखिए यहीं से निकल रहा है। माँ ने कहा पानी में जाकर अपने चेहरे पर मत रीझना। मैंने आपको एक बार बच्चों मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप पहली वाली वीडियो दोबारा ज़रूर देखें, उसकी व्याख्या वाली। तो रीझने का मतलब मैंने आपको बताया था मुग्ध होना, मोहित होना, ठीक है। पानी में जाकर, आजकल तो लड़कियां हम सब शीशा देखते हैं, पहले क्या होता था ये शीशे वगैरह कम होते थे और लड़कियों को पानी लेने बाहर जाना पड़ता था, कुएं पर या नदी पर या तालाब पर। तो जब वो झुककर पानी को खींचती थी तो उसमें उसका प्रतिबिंब दिखता था और वह बड़ी सुंदर बनकर जाती थी, गहने वहने पहनकर घूंघट में, तो बड़ा मनोहर रूप होता था। तो और शादी के बाद लड़कियां सुंदर वैसे ही लगती है, आपको पता है जो श्रृंगार करती हैं, श्रृंगार तो हमारी सुंदरता को बढ़ाता है। तो माँ ने क्या कहा कि ससुराल में जाकर अपनी सुंदरता पर मुग्ध मत होना। माँ ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर लड़की अपनी सुंदरता पर मुग्ध हो गई तो वह अपने कर्तव्यों को भूल जाएगी। क्या हो जाएगी? कर्तव्यों को भूल जाएगी, जिससे उसके वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा हो सकती है। क्योंकि अगर हम अपने कर्तव्य भूल जाते हैं तो क्या होगा? समस्याएं पैदा होगी, झगड़े होंगे। तो माँ ने अपनी लड़की को सुंदरता पर मुग्ध होने से इसलिए मना किया कि ऐसा अगर वो करेगी तो वह अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएगी या कर्तव्यों को भूल जाएगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के बंधन कैसे हैं? अब वस्त्र और आभूषण स्त्री की कमजोरी होते हैं। क्या होते हैं? स्त्री की कमजोरी होते हैं। तो अगर स्त्री को वस्त्र और आभूषण दे दिए जाते हैं तो वह मर्यादा में बन जाती है। किसमें बन जाएगी? मर्यादा में। और मर्यादा पूर्वक उसको, मर्यादा देखो मर्यादा का जीवन जीना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इससे क्या होता है? उसके अधिकारों का हनन हो सकता है। पहले में क्या था? वो कर्तव्य से विमुख हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकारों का हनन। हनन मतलब होता है मर जाना, खत्म हो जाना।
तो अगर वस्त्र और आभूषण देकर उसके अधिकारों का हनन करने की कोशिश की जाएगी। तो इसलिए माँ ने कहा है वस्त्र और आभूषण के लालच में मत पड़ना। यानी सुंदरता पर मुग्ध होने से क्या होगा, वो कर्तव्यों से विमुख हो जाएगी। वस्त्र और आभूषण के भ्रम में पड़ गई, उसके बंधन में पड़ गई, तो वह अधिकारों से वंचित हो जाएगी। ये ध्यान रखना, अधिकारों का हनन हो जाएगा या अधिकारों से वंचित हो जाएगी, मतलब वो चीज़ ना मिलना। तो इंसान को सही जीवन जीने के लिए कर्तव्यों का ज्ञान भी होना चाहिए और अपने उसको अधिकार भी मिलने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आग के विषय में माँ बेटी को क्या समझा रही है। अब आग के विषय में माँ ने बेटी, माँ को अनुभव है, माँ क्या है, बहुत अनुभवी है, अनुभवी औरत है। माँ कैसी है, अनुभवी औरत है। ये शब्द मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप इस वीडियो को देखते समय इन शब्दों को, इन बिंदुओं को कॉपी में लिखें, नोटबुक में लिखें और उसके बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से बनाएं। तो प्रश्न क्या था कि प्रश्न था लड़की आग के विषय में माँ बेटी को क्या समझा रही है। तो आग, माँ अनुभवी है, उसे समाज की परिस्थितियों का ज्ञान है कि किस प्रकार दहेज के लालची लोग उसकी बेटी को जला भी सकते हैं, उस पर कोई अत्याचार भी कर सकते हैं। और उसे ये भी पता है कि उसकी बेटी को की उम्र कम है, उसे घर के काम नहीं आते, इसलिए वह आग का प्रयोग सावधानी से करने के लिए कहती है कि ना तो अत्याचारों से दुखी होकर स्वयं आत्महत्या जैसा कदम उठाना, क्योंकि उस समय ऐसी घटनाएं होती थी, और ना ही ससुराल वाले को ऐसा करने देना, कहीं ऐसा ना हो कि वो जला दें और फिर क्या कह दें कि उसको चूल्हे का प्रयोग करना नहीं आता था। तो क्या बताया है कि माँ ने आग के विषय में बेटी को क्या समझा रही है। माँ बेटी को आग का सही उपयोग करने के लिए समझा रही है। माँ अनुभवी है, उसे समाज की परिस्थितियों का ज्ञान है, वह बेटी को आग का सही उपयोग करने के लिए समझा रही है कि न तो तुम स्वयं आग में जलकर आत्महत्या करना और न ही अपने ससुराल वालों को ऐसा करने देना। अगला प्रश्न देखते हैं, शाब्दिक भ्रम क्या है और कैसे। शाब्दिक भ्रम, शब्द के अंदर बड़ी शक्ति होती है, और जैसे हम अनेकार्थी शब्द देखते हैं, आप लोगों ने 9th क्लास में अलंकार पढ़े होंगे कि हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए शब्द का प्रयोग कल ही है। अब कल पानी की ध्वनि को भी कहते हैं, कल आने वाले कल को भी कहते हैं, कल जाने वाले कल को भी कहते हैं। पट है, पट का मतलब वस्त्र भी होता है, पट का मतलब दरवाज़ा भी होता है। मंगन को देख पट देत बार बार। अब भिखारी को देखकर वह दरवाज़ा बंद कर रहा है, भिखारी को देखकर वह उसे वस्त्र दे रही है, हो गया ना शाब्दिक भ्रम। तो इसी प्रकार शाब्दिक भ्रम क्या है। शाब्दिक भ्रम यहाँ पर वस्त्र और आभूषण को कहा है। शाब्दिक भ्रम किसको कहा है, वस्त्र और आभूषण को कहा है। जिस प्रकार शब्द के अनेक प्रयोगों से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार वस्त्र और आभूषण देकर स्त्री को भ्रम पैदा करवा दिया जाता है कि ससुराल वाले उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तव में वो उसके अधिकारों का हनन करना चाहते हैं, उसे अपने अधीन करके रखना चाहते हैं। तो ये था आपका वाला प्रश्न। अगला देखते हैं, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना में क्या गहराई छिपी हुई है। करता नहीं है बेटा ये है क्या गहराई छिपी हुई है, देखते हैं। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना में एक बहुत बड़ी माँ की तरफ से दी गई बहुत बड़ी शिक्षा छिपी हुई है कि लड़की की तरह संस्कार युक्त तो रहना, संस्कार युक्त, कि लड़की में जो संस्कार होते हैं, लड़की होना यानी संस्कारों से बंधी रहना, संस्कारों से युक्त रहना। जैसे संस्कार कौन से होते हैं, बड़ों का कहना मानना, छोटों से प्रेम करना, तो संस्कार युक्त रहना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। लेकिन जैसे आम तौर पर लड़की की छवि बन जाती है कमज़ोर और लाचार की, तो लड़की की कमज़ोर व लाचार छवि को अपने ऊपर हावी मत होने देना, और जब भी कोई आप पर अत्याचार करना चाहे, अधिकारों का हनन करना चाहे, तो डट कर सामना करना। तो लड़की होना, लड़की जैसी दिखाई मत देना में लड़की को सबल बनाने की, लड़की को सबल व सक्षम बनाने की गहराई छिपी हो रही है। माँ
एक परंपरागत शिक्षा को छोड़कर उसे एक नई शिक्षा दे रही है जो उसको सबल व सक्षम बनाने में सहयोगी होगी। तो बच्चों ये आपके इन दोनों काव्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर थे। अब ये प्रश्न अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, इनकी चर्चा वीडियो में हो चुकी है और अगर आपको इन 2 काव्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर आ जाएंगे तो आप इनके प्रश्न भी आराम से, इनके उत्तर भी आराम से लिख पाएंगे। तो इस वीडियो को बार बार देखें और वीडियो देखते समय नोटबुक में उसी समय मुख्य बातें नोट करें और फिर बाद में उनके प्रश्नों के उत्तर लिखें। अगली वीडियो के साथ जल्दी उपस्थित होंगे। धन्यवाद।